Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I'm from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मे बी आप इन क्लासेस को इजी लें, लेकिन मेरी आपसे अपील है, बल्कि स्ट्रॉन्ग अपील है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, अपने लेक्चर्स ज़रूर सुनते रहें। ठीक है, आप जब भी हम अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब हम घर पे वैसे ही अपनी स्टडीज़ करने बैठते हैं तो अक्सर बुक्स और अपने रजिस्टर्स वगैरह सामने रख के हम जो यूज़लेस चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है। मसलन कि ये क्या चीज़ है, कैलकुलेटर पे ये टाइप करके देखूं या वो या इस तरह। इसी तरह आपके पास अब जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो डजंट मीन कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं अपने लेक्चर से। आपने कमिटमेंट करके जो 40 मिनट्स हैं वो आपने लेक्चर ही सुनना है, उसके बाद आपका अपना टाइम है, आप घर पे स्पोर्ट्स करें, जो है वो एक्सरसाइज करें अपने घर पे, जिस तरह मर्जी टाइम स्पेंड करें। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था इफ्यूजन को भी डिस्कस किया था और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था, स्टेटमेंट ज़रा जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, मैं भी आपके साथ थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। बिल्कुल कि टोटल प्रेशर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, इसे हमने गैस 1, 2, 3 अज्यूम करके वेरीफाई किया था कि टोटल प्रेशर इक्वल होगा प्रेशर और ऑफ गैस 1 +2 +3, और इसी तरह फिर हमने 4 एम्प्टी सिलेंडर लिए, 3 में 3 गैसेस रखी, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन, और तीनों के अलग-अलग प्रेशर नोट कर लिए। फिर हमने तीनों ग्लासेस को 4th एम्प्टी सिलेंडर में रख दिया और चारों जो सिलेंडर थे वो 10 dm³ ईच थे। फिर हमने उस 4th सिलेंडर में जिसमें तीनों गैसेस आपने प्लेस कर दी उसका ओवरऑल प्रेशर देखा। हमने टोटल प्रेशर और जो अलग-अलग प्रेशर थे, अलग-अलग प्रेशर को सम करके देखा तो जो गैसेस इकट्ठी रखी थी एक सिलेंडर में उनके टोटल प्रेशर के इक्वल था। फिर हमने इसी जो था वो टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन आगे प्रूव किया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। टोटल प्रेशर की इक्वेशन निकाली और फाइनली फिर हमने आगे जो था वो कैलकुलेशन सीखी पार्शियल प्रेशर की, द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट में कहा कि जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा और किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन जो है वो लेस देन यूनिटी होगा, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। डिफ्यूजन बेटा मैंने पढ़ा दिया था आपको कि इनकी डेफिनेशंस मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशंस ही आएंगी आपको। स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ गैसेस, दो गैसेस का स्पॉन्टेनियसली इंटरमिंगल कर जाना, इंटरमिक्स हो जाना, ये आपके पास जो था वो डिफ्यूजन था। और किसी गैस का मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल किसी टाइनी होल से स्केप कर जाना, ये इफ्यूजन था। इनकी एग्जांपल्स भी हमने साथ ही डिस्कस की थी। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज़ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसे आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर लें। पेज नंबर बेटे एप्लीकेशन पहले हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ की, पेज 57 आप देखिए। डाल्टन्स लॉ की सबसे पहले हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ of partial pressure। Application of Dalton's law of partial pressure मेन टॉपिक है जी हमारा आज का। एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको टोटल 4 एप्लीकेशन सिखाई जाएंगी। देखिए बेटे, 2 बातें हैं, या तो मैं एप्लीकेशंस को रीड करूँ और आगे चला जाऊँ, या उन एप्लीकेशंस को इस तरह पढ़ा जाए कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, कि आपके सामने सारी पिक्चर हो कि आप सीख क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन को थॉरोली डिस्कस करेंगे
क्योंकि ये एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है और इन एप्लीकेशन में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस फ्रॉम मॉइस्चर में से आपने किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा जी कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कहां से, फ्रॉम मॉइस्ट। अब इस टॉपिक में आप सीखने क्या जा रहे हैं, पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद अगर हमें लगा कि हमें बाय वर्ड्स भी लिखना चाहिए तो हम बाय वर्ड्स भी लिख लेंगे बोर्ड पे। अब बेटा ज़रा फोकस कीजिएगा, बुक में डायग्राम नहीं है, हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे पहले और उसके बाद आगे चलेंगे बात को लेकर। लेट्स सपोज कि आपने कोई रिएक्शन किया इस पोर्ट में। जब रिएक्शन किया तो यहां पे वाटर भी मौजूद था, ठीक है, मैं यहां पे वाटर भी लिख देता हूं, और यहां कोई रिएक्शन भी हो रहा है। अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में लेट से कोई गैस बनेगी और उस गैस को आपने कलेक्ट करना है किसी एक सिलेंडर में। तो लेट से ये वो असेंबली है जहां पे आपने गैस को कलेक्ट कर लेना। डायग्राम बेटे समझ लीजिएगा, टॉपिक शायद फिर आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि गैसेस जो हैं वो वाटर में कलेक्ट नहीं हो सकती। तो लेट से रिएक्शन मिक्सचर जिसमें वाटर भी मौजूद है, आपने रिएक्शन किया, अब रिएक्शन के रिजल्ट में गैस बनी, और वो जो गैस बनी वो गैस कुछ इस तरह थी। लेट से मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं जी यहाँ पे अबव द वाटर सरफेस। लेट से अब वाटर में से गैस बाहर आ रही है, थ्रू बबल आउट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएं। दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, वाटर में से गैस बबल आउट हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि ऐसा होगा कि वाटर वेपर्स इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएं और गैस मॉलिक्यूल के साथ ही यहाँ पर आ जाएं। तो वाटर वेपर्स को लेट से मैं ब्लू डॉट से शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं इन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। अब होगा क्या कि अगर तो सिर्फ गैस मॉलिक्यूल होते तो ये जो प्रेशर होना था ये सिर्फ गैस का प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर तो गैस के साथ मॉइस्चर भी है। यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर दिखाया दैट इज वाटर वेपर, और जो रेड कलर मैंने दिखाया दैट इज गैस मॉलिक्यूल्स। हुआ क्या कि गैस मॉलिक्यूल के साथ वाटर वेपर्स भी हैं, मतलब अब ओवरऑल आप इसे मॉइस्चर कह सकते हैं। तो अब ये जो प्रेशर इनसाइड होगा ये गैस या वाटर वेपर का नहीं है, ओवरऑल मॉइस्चर का प्रेशर होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इन दिस केस के प्रेशर ऑफ मॉइस्ट के ओवरऑल, अब ये जो प्रेशर है ये सारा मॉइस्चर का प्रेशर है, ये इक्वल होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। कि गैस मॉलिक्यूल और वाटर वेपर का प्रेशर सम करेंगे तो ये मॉइस्चर का प्रेशर बन जाएगा। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हमने मालूम करना है पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का। इसका मतलब जो हम मालूम करने जा रहे हैं दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, वाटर वेपर प्रेशर इधर प्लस, दूसरी तरफ जाके माइनस। तो मैं लिख सकता हूं इसे इस तरह कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर या प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, ये इस तरफ आके माइनस होगा, तो माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर,
और ये सारा किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब आपकी बुक में वो ये भी कहते हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर्स का, इसे आप एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, आप इससे एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन में आप इसकी जगह एक्वस टेंशन भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसे जी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। किस लिए? अगर आपने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है ड्राई गैस का फ्रॉम मॉइस्ट, तो ये आपके लिए बेटे इक्वेशन बन जाएगी। इसे आप जरा बुक से देख भी लीजिएगा, ठीक है, पेज 57 पे। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इसकी सेकंड जो एप्लीकेशन है उसे हेडिंग कुछ इस तरह दे दूंगा कि डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन, और एप्लीकेशन किसकी है? ये डाल्टन्स लॉ की। ये बेटे आपने याद रखना है। अगर मैं कुछ वर्ड्स कंप्लीट नहीं लिखूं तो अंडरस्टूड है, मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन, कि डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन में इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है क्या। हमारा सांस लेने का जो अमल है इसे आप रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं डिस्कस करूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, मेन गैसेज का हम नाम ले लेते हैं। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस है, जिससे आप लाइफ गैस भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भी है जो कि आपके पास इनर्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम गैस है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जब मिलती हैं तो ये मिल के एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है दैट इज 1 atm, और 1 atm हमें पता है किसके इक्वल है? 760 टॉर्क के। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्क। इसका मतलब इन तमाम गैसेस का प्रेशर सम अप होता है और फिर जाके प्रेशर 1 atm बनता है या 760 टॉर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें 760 टॉर में कुछ टॉर ऑक्सीजन के हैं प्रेशर के, कुछ टॉर नाइट्रोजन के प्रेशर के हैं, कुछ टॉर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के हैं। मेरी बातें ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आई हुई है अक्सर, तो ज़रा इसे गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिर्फ किसी एक गैस की वजह से नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है तो 1 atm प्रेशर इज ड्यू टू ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। या 760 टॉर इज ड्यू टू ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है। 760 में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, और भी बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। तो हमने एक तो ये बात पता होनी चाहिए थी। अब वो कहते हैं जी होता क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने लंग्स में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है वो एक्सिट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अब इसको समझने के लिए लेट से, मैं लंग्स की डायग्राम तो नहीं बना सकता, लेकिन एक बॉक्स को हम लंग्स मान लेते हैं कि लेट से ये लंग्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी और बॉडी के भी। अब और ये आपके पास क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब इस तरफ ऑक्सीजन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ भी है, इस तरफ भी, दोनों तरफ क्यों है? एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, हमें पता है, हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को अपने लंग्स में लेकर जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी मौजूद है।
कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भी है, फर्दर मोर हम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व भी करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ थी तो हमने इवॉल्व की। अब वो कहते हैं जी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, 159 टॉर है, 159 टॉर। बेटा ये आपको वैल्यू इतने अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए जितना आपको H2O का फार्मूला पता है, ठीक है। और हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 116 टॉर। मैं यूनिट नहीं साथ लिखूंगा, अंडरस्टूड है कि मैं टॉर में बात कर रहा हूँ, 116 टॉर। अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर किस तरफ ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में। और हमेशा मैंने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि गैसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। यही वजह है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मूव करेगी कहाँ पर, हमारे लंग्स में। तो मैं ऑक्सीजन के लिए इस तरह साइन बना देता हूँ कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में मूव करेगी। लें जी, दूसरी तरफ बात अगर हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो दैट इज 0.3 टॉर। ये बेटे बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने परेशान नहीं होना कि ये तो वैल्यू लिखी नहीं हुई बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बुक में नहीं लिखी हुई, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो 0.3 टॉर है हमारे एटमॉस्फेयर में, जबकि अगर आप लंग्स में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है लंग्स में दैट इज 44 टॉर। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 44 टॉर है। तो अब अगर आप देखें तो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग्स में। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है लंग्स से, आउटसाइड जाती है। तो मैं यहाँ से इस तरफ एरो बना देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर जाएगी। ये बेटे सेकंड एप्लीकेशन थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। अगर आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की थर्ड एप्लीकेशन देखें तो बात हो रही है यहाँ पे एक पायलट की, जो कि हाई अल्टीट्यूड पे अगर जाएं, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे अगर जाएं, तो होता क्या है कि देखें, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले तो ये सोचें या ये पहले अपना रिवाइज कीजिए कि एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है। ज़मीन की सरफेस से 10 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप ऊपर जाएंगे तो 15 किलोमीटर तक 70% मेरा ख्याल एटमॉस्फेयर हो जाता है सारा, और अगर आप 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो 99% एटमॉस्फेयर का मैस आ जाता है। आई गेस, अगर गलत हो तो आप इसे देख लीजिएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। उन गैसेस में ऑक्सीजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बुलंदी पे पायलट जैसे जैसे जा रहा है ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ऑक्सीजन कम हो रही है तो एटमॉस्फेयर में जो उसका पार्शियल प्रेशर 159 टॉर होना चाहिए था, ये भी कम होता जाएगा। हमारे लंग्स 159 टॉर पे इजीली सांस लेने के आती हैं। अगर प्रेशर इससे कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। यही वजह है कि अगर आप हिल्स वाली साइड पे जाएं, नारायण गगन या कोई उस तरफ जाएं, तो थोड़ी सी आप हाइट चढ़ते हैं, पैदल चलते हैं, तो आपको सांस चढ़नी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो जो पॉइंट है वो हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब पायलट जब बहुत हाइट पे जाता है तो प्रेशर 159 टॉर से बहुत कम हो गया, 159 टॉर से कम हुआ तो इसका मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फिर किया क्या जाता है कि पायलट्स जो होते हैं उनके जो केबिन्स हैं वो प्रेशराइज्ड केबन होते हैं, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा रखा जाता है कि हाई अल्टीट्यूड पे अगर प्लेन जाता भी है तो जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर 159 टॉर तक मेंटेन रहे, तो वो प्रेशराइज्ड केबन बना दिए जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन को बेटे आपने सेल्फ रीड करना है बुक से, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन की सिर्फ हेडिंग लिख दूंगा कि एट हाई अल्टीट्यूड, एट हाई अल्टीट्यूड जो पायलट्स हैं फील डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। तो ये मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ, आपने इसे सेल्फ रीड करना है बुक से, इसमें कुछ बोर्ड पे लिखने वाला नहीं था, मैंने इसलिए लिखा नहीं बोर्ड पे। अब इसकी फोर्थ एप्लीकेशन आप देख लीजिए जो कि सी डाइवर्स की है। इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, वो सी डाइवर्स वाली एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सी डाइवर्स कौन होते हैं। जिस तरह स्काई डाइवर्स होते हैं जो कि चोपर में से, हेलीकॉप्टर में से हाइट पे डाइव करते हैं और जनाब पैराशूट के थ्रू नीचे आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड स्काई डाइवर्स। तो इसी तरह जो समुंदर में बहुत ज़्यादा गहराई तक नीचे जाते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड सी डाइवर्स। इनको आपने देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे, वेयरिंग मास्क एंड सिलेंडर, और ज़मीन के समुंदर की बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ में चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड सी डाइवर्स। अब यहाँ पे मैं चीज़ें लिखने की बजाय डायग्रामेटिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सी डाइवर की बात करूँ तो लेट से ये आपके पास कोई सी डाइवर है जो कि डाइव करके जो है वो वाटर के नीचे जाएगा इन ओशियन, जो समुंदर में बहुत ज़्यादा जो है वो जाते हैं जी गहराई में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है जी कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे एट सी लेवल जो प्रेशर है दैट इज 1 atm एट सी लेवल, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 1 atm। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। अब डाइवर जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे डाइवर नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो कहते हैं जी कि लेट से अगर डाइवर 100 फीट तक आ गया नीचे, ये आप अज्यूम कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डाइवर 100 फीट नीचे आ गया, तो अब जो वो प्रेशर फील करेगा दैट विल बी 3 atm। अब जो प्रेशर फील किया जाएगा दैट इज 3 atm। इसका मतलब हर 100 फीट के बाद प्रेशर 3 atm इंक्रीज होता जाएगा। अगर 200 फीट नीचे आएगा तो प्रेशर जो है वो 3 atm की जगह 6 atm हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ता जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी बेटा, कॉन्सेप्ट है, गौर से सुन लीजिएगा। अगर हम एटमॉस्फेरिक जो है ना वो गैसेस से सिलेंडर को फिल करके लेके जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। अब होता क्या है कि इस प्रेशर पे तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है, डिफ्यूज होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। ज़रा बात को गौर से सुन लीजिएगा, इसको फजूल नहीं समझिएगा, बायो वाले बेहतर समझते होंगे कि इस नॉर्मल प्रेशर पे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज होती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती हैं। ये ब्लड फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होते हैं और उस डेफिशिएंसी को, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फिल कर दिया जाता है, ऑक्सीजन दे दिया जाता है और इस तरह हमारा सिस्टम चलता रहता है। इस प्रेशर पे होगा क्या कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी बल्कि नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है ब्लड में। जब नाइट्रोजन डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो ऑक्सीजन की कमी ब्लड में थी वो बहुत सारी जगहों पे पूरी नहीं होगी और बहुत सारी वो दूसरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए फिर होता क्या है कि हम इतनी प्रेशर पे हमें सी डाइवर जो हैं उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रेशर या 3 atm प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर
एवरी 100 फीट के हर 100 फुट के बाद 3 ATM प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि नाइट्रोजन डिफ्यूज़ होती है ब्लड में और फिर इस तरह ब्लड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी जी पूरी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाइट्रोजन डिफ्यूजेस इन ब्लड, ऑक्सीजन ने डिफ्यूज होना था लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, नाइट्रोजन डिफ्यूज हुई और क्या हुआ, एंड काज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाइव करने से पहले अपने साथ एक सिलेंडर लेते हैं और उस सिलेंडर में गैसेस होती हैं और उन गैसेस के प्रेशर को जितनी हाइट नीचे आपने जाना है, जितनी डेप्थ में आपने जाना है, उस डेप्थ के लिहाज से इनर्ट गैसेस को मिक्स किया जाता है। लेट्स से हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ, और हीलियम जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होती और इस तरह इन प्रॉब्लम से बचा जाता है। तो ये बड़े कुछ एप्लीकेशंस थी पार्शियल प्रेशर की, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नई चीज़ें समझ आई तो आप लेक्चर सुनते जाइएगा, साथ साथ बुक ज़रूर रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पेज 56 पे एग्जाम्पल है, वो आपने ज़रूर देखनी है। एग्जाम्पल में उन्होंने आपसे कहा कि कुछ गैसेज हैं, लेट्स से हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। आपने करना क्या है, उन्होंने आपको टोटल वॉल्यूम बता दिया, उन्होंने आपको टेम्परेचर बता दिया, उन्होंने आपको नंबर ऑफ़ मोल बता दिए और उन्होंने आपसे कहा कि आपने प्रेशर मालूम करना है हर गैस का अलग-अलग। ठीक है, टोटल प्रेशर भी बता दिया और उन्होंने आपसे कहा कि आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, हाइड्रोजन का भी, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी। बुक पे ज़रा नज़र रखिएगा, सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ़ मोल मालूम करेंगे बाय इक्वेशन PV = nRT। ज़रा बुक पे नज़र रखिएगा साथ साथ। आपने टोटल नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर ली है। अब टोटल नंबर ऑफ़ मोल मालूम करने के बाद आप सारी गैसेस के मोल फ्रैक्शन मालूम करने जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन हम कैसे मालूम करते हैं, हमें पता है किसी भी गैस के जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन को आप x से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बाय टोटल नंबर। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन के लिए मालूम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल आपने मालूम कर लिए PV = nRT से। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल आप कैसे मालूम कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता है, मैस बाय मोलर मैस, और ये मैसेज आपको गिवन है, मोलर मैसेज आपको पता है, आप मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। फाइनली आपके पास जो इक्वेशन होगी, लेट्स से हाइड्रोजन के लिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, ये आपको बता दिया शुरू में। मोल फ्रैक्शन आपने यहाँ से मालूम कर लिए, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आप मालूम कर सकते हैं। तो ये बेटे एग्जाम्पल थी पेज 56 पे, आपने इसे ज़रूर सॉल्व करना है। अगर मेरे कैमरामैन मुझे टाइम बता सकें कि कितना टाइम बाकी है ताकि हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिसाइड करें। 10 मिनट हैं जी हमारे पास अभी, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद इफ्यूजन और डिफ्यूजन आता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो लिहाजा हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट करेंगे आगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अगर आप देखेंगे तो पेज जो है 58 है शायद, और इसके स्टार्ट में आपको बता दिया जाएगा ग्राम्स लॉ की जो लिविंग डेट थी 1805 to 1869 जी। तो बेटा ये एप्लीकेशन थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इनकी इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुके हैं और इन चारों में से किसी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट भी किया जाता है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास कुछ मिनट बाकी हैं, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना काम यहाँ पर ही रखते हैं। आज का काम एग्जाम्पल बेटे आप सॉल्व कीजिएगा खुद से। मैंने रोड मैप आपको सारा एग्जाम्पल का बता दिया है, ठीक है। लास्ट में चलते चलते वही एक दो बातें हैं कि बड़ी ना एक डिज़ास्टर सी स्टेट है
स्टेज है मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए कि सारी सिर्फ हम और आप नहीं, पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। ह्यूमर्स भी हैं कि कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस है, ठीक है। तो बेटा आप लोग अपनी सेफ्टी कीजिए, चीज़ जो है ना, बिल्कुल ये वायरस है और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और लाहौर में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। WHO ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब रेड जोन बनते जा रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, और मे भी एक सवियर टाइप ऑफ लॉकडाउन या कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। तो आपसे ये सारी बातें आपको बताने का मकसद यही था कि अपनी केयर कीजिए बेटे, अपने घर वालों की केयर कीजिए, अपने घर पे रहें। अगर आप घर पे हैं, कॉलेजेस नहीं आ रहे, आप अकेडमीज़ नहीं जा रहे, डजंट मीन कि हम क्रिकेट मैच रख लें, चले जी शाम को क्रिकेट खेलने चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घरों पे रहें, अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, ठीक है। केयर कीजिए अपने घर वालों की, स्पेशली अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर कीजिए, बिकॉज दे आर इन स्टेज ऑफ देयर एज के उनमें भी ऐसे जो 50+ लोग हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक सिचुएशन है। तो उनको स्पेशली आप घर पे रखें कि क्या चाहिए जी हम आपको ला देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, या ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करके हम चीज़ें मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बस बेटा अपनी केयर कीजिए, सारी बात का मकसद है। दूसरे नंबर पे वापस अपनी स्टडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। 4 आपकी मुश्किल किताबें हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो या मैथ है और इंग्लिश है। और इन चारों में से फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं शायद वो बच्चे जो डे 1 से मेरे साथ चल रहे हैं उनकी तो एक बेस बन चुकी होगी, शायद उनको मेरी समझ भी आनी शुरू हो गई हो। लेकिन कोशिश करें कि केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दीजिए। मुश्किल है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं इधर उधर की इंफॉर्मेशन या आपको एक्स्ट्रा बर्डनाइज नहीं कर रहा। ये चीज़ें भी बता के, वो चीज़ें भी कि आप टॉपिक से हट के आप कहें जी यार टॉपिक छोड़ो, ये कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आप वैसे ही लिखें और अपने लेक्चर नोट्स बनाते जाएँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिक नोट्स ज़रूर रखें अपने पास, वहाँ से आप क्वेश्चंस देखें, आपको पता चलेगा कि ये वो लाइन जिस पे सर ने एम्फसाइज़ किया था वही लाइंस बार बार एज क्वेश्चन पूछी जा रही हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो बस बेटे अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहें, घर वालों को सेफ़ रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।